Hello everyone, welcome back to Jiffy Learning. I'm back again with part 2 of French Revolution. अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से देख लीजिए, वरना ये वाला है पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि एक्चुअली पार्ट 1 मैंने जहाँ पे स्टॉप किया था ये उसका कंटिन्यूएशन है। और हमने जैसा कि पार्ट 1 के लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, तो उसके बाद क्या हुआ। रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक तो हुआ, बट उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि फ्रांस एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना। So in 1791, the National Assembly completed the draft of the constitution, and its main objective was to limit the powers of the monarch. मतलब जो राजा के पावर से उनको लिमिट करना, जिसके पर्पस से उनको रेस्ट्रिक्ट करना, जिसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और पावर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। और यही सेम पैटर्न है जो हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं। लेजिस्लेचर, द वन हु मेक्स लॉ; जुडिशरी, द वन हु इंश्योर्स that the laws are followed or not; and the executive is the one who executes the law. अब उसमें आगे क्या होता है, इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए एक्चुअली citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly, but unfortunately not every citizen has the right to vote. अब भाई राइट्स किसको दिए गए थे? मेन अबाउट 25 years of age, तो ऐसे लोग जो 25 साल से ऊपर की एज के थे, एंड हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबर्स वेज, सिर्फ उनको ही वोट देने का अधिकार। अब अगर हम बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या था और ये वोटिंग पैटर्न कैसा कैसा था या वोटिंग सिस्टम कैसा था, माफ करिएगा आवाज के लिए, गला बैठा हुआ है, बैंड बजी हुई है बिल्कुल गले की। सो एज पर दिस प्रिंसिपल, ईच स्टेट हैड वन वोट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 स्टेट्स थे और तीनों स्टेट्स के एक एक वोट होते थे। बट अब यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया, बवाल क्या हो गया? द representatives from the third state, they demanded that each member would have one vote, and ultimately what happened, the demand was rejected. So the members of the third state, they walked out of the assembly and they protested. और फिर उन्होंने भाई प्रण लिया कि जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते फ्रांस के लिए, जो कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना था, जो राजा की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट करता है, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अब आगे क्या हुआ? फाइनली बहुत ठंड पड़ रही थी, ब्रेड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे और बहुत सारे रूमर्स थे, जैसे कि अटैक होने वाला है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, दुनिया भर की चीजें थी। अब उसमें क्या होता है, पेजेंट्स दे स्टार्टेड लूटिंग, होर्डिंग इन सब। भाई ये था कि क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होने वाले हैं और क्लैमिटी आने वाली है, दुनिया भर की चीजें, अफवाहें फैल रही थी। अब लोगों ने आग लगाना शुरू किया, ग्रेन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को जलाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए, लुई 16 ने क्या किया, उन्होंने असेंबली को एक्सेप्ट किया। He said, okay, finally, I am giving a recognition to the assembly, and he accepted the principle that his power would from now be checked by a constitution. उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जो कि मेरी पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करे, जो कि मेरी पावर्स को लिमिट करे, तो ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। The assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes on 4th August 1789। अब इसी के साथ टिथ को भी अबॉलिश कर दिया गया, जो कि हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, विच वॉज अ रिलीजियस टैक्स। और फाइनली जो चर्च ने बहुत सारे जमीन को कब्जा करके रखा था, वो भी उनसे वापस ले ली गई थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ। अब क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, हर इंसान को ऐसा लग रहा था कि हमें भी अपने इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना है, तो छोटे छोटे क्लब्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स टू कंटिन्यू द स्ट्रगल, कि भाई अब स्ट्रगल हमें कंटिन्यू करना है, हमें आगे अपनी डिमांड्स को लेकर जाना है, तो हमारे हमारी डिमांड्स को प्रेजेंट करने वाला कोई होना चाहिए। और उसी में आते हैं जेकोबियंस। सो जेकोबियंस बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब। क्यों? क्योंकि members of the Jacobian Club, they basically included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cook, watchmakers,
प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो इन सब लोगों ने मिलके एक क्लब बनाया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, और उस क्लब का नाम दिया गया जैकोबियन क्लब। अब Jacobian members, they started wearing a long strip trousers similar to those worn by dock workers. These Jacobians were called the sandcloths, literally meaning those without knee breeches. इनकी ड्रेस थोड़ी अजीब टाइप की थी। आप जैसा ये पिक्चर में देख सकते हैं, बेसिकली सेलर टाइप वाली ड्रेस थी। एंड उनकी ड्रेस से ही हम रिजेंबल कर सकते थे कि हाँ, ये जैकोबियन क्लब के मेंबर्स हैं। On August 10, 1792, Jacobians they stormed the palace of Tuileries and held the king hostage for several hours. Elections were held, and all men of 25 years and above got the right to vote. And finally, the monarchy was abolished on 21st of September 1792, and France was declared a republic. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason, क्योंकि बेसिकली कहीं से इनको पता चला था कि ऑल्दो लुई 16 वो बहुत सेफ खेलने की कोशिश कर रहा था। उसने बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता हूँ, पर कहीं ना कहीं वो बिट्रे करने की कोशिश कर रहा था। वो दूसरी तरफ से इन्वॉल्व हो रहा था और दूसरे लोगों से मदद मांग रहा था कि उसकी जो मोनार्की है वो डेवलप, वो बनी हुई रहे। तो इसके चार्जेस उस पे लगे, बेसिकली बिट्रेयल के चार्जेस उस पे लगे थे, एंड फाइनली ही वाज एग्जीक्यूटेड। In this slide we'll be discussing about little bit of King Louis XVI, आखिर क्या था, कौन था। So he was the last king of France in the heirloom of Bourbon dynasty, and he had a neglected and very unhappy childhood. After both his parents died when he was just a kid, these reasons made him unfit for being the emperor, but he had no choice. He became the king of France in 1774 after the death of King Louis XV, his grandfather, at the age of 20 साल की उम्र में बन गए थे वो राजा। His reign was sloppy and unsatisfactory due to his lack of experiences, क्योंकि भाई इतनी यंग एज में बने हैं, उनके पास इतने एक्सपीरियंसेस नहीं थे। एंड मोर ओवर हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि उनको जो ट्रेजरी मिली थी वो ऑलरेडी खाली थी, ना ही उनके पास पैसे थे, और इतना बड़ा पैलेस मेंटेन करना, आर्मी मेंटेन करना, इवन उन्होंने 13 कॉलोनीज को हेल्प किया था लिबरेट करने में। तो भाई इसके लिए पैसे चाहिए थे, पर पैसे नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं था कि पैसे कहाँ से आएंगे। इन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड 1717 में उसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन डचेस से जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। और even though he tried to be a good king, but he had to face a lot of issues like piling debts and the rise of people against the rules. When French Revolution started, he was unable to provide the people what actually they wanted, जिसकी वजह से क्या हुआ, द कंट्री फेस्ड बैंक्रप्सी, दिवालिया घोषित कर दिया गया था, इकोनॉमी बहुत ही अनस्टेबल हो गई थी। और ये वाली पिक्चर है जो लास्ट में जब किंग लुई को बोला गया कि भाई इनको तो एग्जीक्यूट किया जाएगा, सो ये उनको वो कहते हैं ना फेयरवेल वाली पिक है जहाँ पे वो अपनी फैमिली से लास्ट टाइम मिलने आए थे। So in 1791, Louis XVI he envisioned a war with Austria, and in order to retain his authority, war was declared in April of 1792. But the king came under the scrutiny after allegation of treasons, and hence the royal palace was captured, and the king was under suspension. And on January 21, 1793, he was executed. सो फाइनली जैसा कि मैंने आपको कहा था, बिट्रेयल और धोखेबाजी, दगाबाजी के चार्जेस लगे और फाइनली उनको भी एग्जीक्यूट किया गया था। तो ये वाली जो पिक्चर है ये एक्चुअली किंग जब अपनी क्वीन को और अपने बच्चों को फाइनल वाला गुड बाय बोलने आए थे, ये तब की पिक्चर है। और अब यहाँ से शुरुआत होती है रेन ऑफ टेरर की। रेन ऑफ टेरर क्यों था? एक्चुअली जो टाइम फ्रेम था 1793 से 94 का, उसको हम रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। क्यों? बिकॉज रॉबेस्पियर, द लीडर ऑफ द जेकोबियन क्लब, he arrested, imprisoned and then tried all the people he saw as enemy of the republic. उसको जो भी लगता था कि जिसको भी उसको डाउट होता था कि ये कुछ ऐसा कर सकता है, एनिमी वाली कैटेगरी में आता था, वो उसको बस इम्प्रिजन कर देता था या डेथ सेंटेंस दे देता था। So basically, they included ex-nobles, clergy, members of other political parties, even members of his own party. वो सबको ही मार देता था, और इवन कुछ उसकी पार्टी के भी मेंबर्स थे जो उसके साथ अग्री नहीं करते थे, उसके मेथड्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो उनको भी मार देता था।
If the court found them guilty, they were executed using guillotines. अब ये क्या चीज होती है? So एक्चुअली ये कुछ ऐसा दिखता था और उस पे सर को काट दिया जाता था, आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए इसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता था, क्योंकि भाई यहाँ पे अल्टीमेटली हर चीज की सजा क्या होती थी? मौत। जो भी अगर आप रॉबस्फेयर के अगेंस्ट कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो वो सबको ही मरवा देता था स्केलेटन के सहारे। अपार्ट फ्रॉम दिस, पीपल वर ओनली अलाउड टू हैव फिक्स अमाउंट ऑफ मीट एंड ब्रेड। भाई लिमिटेड खाना खा सकते हो, ज्यादा आप खा भी नहीं सकते हो। अगर आपकी एक डाइट फिक्स कर दी गई थी कि सपोज ऐसे एज से 25 से 35 ईयर्स के हैं तो आप 4 ब्रेड खा सकते हैं, आप छोटे हैं तो 2 ब्रेड खा सकते हैं, इस तरह का क्राइटेरिया सेट करके रखा गया था। मतलब खाने पे भी रिस्ट्रिक्शन थे कि अगर भाई मुझे 4 रोटी की भूख है तो मैं 4 नहीं खा सकती हूँ, मेरे लिए सिर्फ 2 रोटी फिक्स्ड है, मैं सिर्फ 2 रोटी खा सकती हूँ। दैट्स व्हाट दे वर डीलिंग विद। Peasants were forced to send their grains to the city and sell it at a price fixed by the government. इवन पेजेंट्स को फोर्स किया गया कि आपको अपने ग्रेन्स को सेल करना है, और वो भी किस प्राइस पे? जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। द सिटीजंस वर ओनली अलाउड टू ईट अ लोफ ऑफ ब्रेड मेड ऑफ होल व्हीट कॉल्ड द इक्वालिटी ब्रेड, ताकि सब में बराबरी मेंटेन की जा सके, तो वो सिर्फ वही ब्रेड खा सकते थे। एक्चुअली ये पिक्चर रेन ऑफ टेरर को दर्शा रही है, कैसे लोगों के सर काट के और उनको फिर पब्लिकली दिखाया जाता था, जस्ट टू शो कि हाउ पावरफुल आई एम। Churches were shut down and their buildings were converted into barracks or offices. His policies were so strict that even his supporters did not agree with many of them. कई बार क्या होता है ना, अगर हम बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे खुद के लोग हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं, और एक्चुअली रॉबस्पेयर के साथ यही हो रहा था, क्योंकि उसका एक ही माइंडसेट था कि जिसने उसके अगेंस्ट बोला उसको वो मरवा देता था। किससे मरवाता था? ये गुलेटिन पे जाके सर कट जाता था एंड वो फिर सर लेके सबको दिखाता था। दैट्स व्हाट वी कैन सी इन द पिक्चर। सो इसीलिए इस एंटायर टाइम फ्रेम को 93, 94, 95 को इसको रेन ऑफ टेरर बोला गया। अब आगे क्या होता है? अब अगर हम बात करते हैं कि ये रेन ऑफ टेरर का एंड कैसे हुआ, सो ऑब्वियसली उसका एंड हुआ विद द एंड ऑफ रॉबस्फेयर। ये कुछ इस तरह के दिखते थे, काफी स्मार्ट और हैंडसम दिख रहे हैं, कर्ली हेयर थे, आईज भी बिग सी हैं, बड़ी बड़ी आंखें। सो बेसिकली ही हैज द क्वालिटी, आई थिंक उनको उनके अंदर सारी क्वालिटीज है लीडर बनने वाली। बट हाँ, हर इंसान दुश्मन नहीं होता यार। अगर आप पे कोई आपको अथॉरिटी दी गई है, आपने लीडरशिप को एक्सेप्ट किया है, तो बेसिकली आपको फेयर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जिसने भी अगर आपकी पॉलिसीज के अगेंस्ट भी बोला तो आप उसको सूली पे चढ़ा दो। एक्चुअली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनीवन। और वो भी तब जब कंट्री में ऑफ लेट रिवॉल्यूशन वाला फेज चल रहा है, सब में विद्रोह चल रहा है, तो आप इस तरह से रूल तो कर ही नहीं सकते। So finally, what happened on July 27, 1794, Robespierre had a number of and a number of his followers were arrested. और फिर next day, Robespierre along with the 21 of his followers, they were taken to Palace de la Revolution, जहाँ से revolution का start हुआ था, और वहाँ पे उनको खुद को execute कर दिया गया था गिलेटिन पे, और भीड़ के सामने उनका सर काट दिया गया था, उनका रॉबस्पियर का और उनके जो 21 फॉलोअर्स थे उनको गुलेटिन पे रख के और उनका सर काट दिया गया था। तो बेसिकली जिस मशीन का यूज करता था वो लोगों को डराने के लिए, उसका अंत भी उसी मशीन पे हुआ। दर्दनाक था, बट his actually it was his fate. अब क्या होता है भाई? अब फाइनली फ्रांस abolishes monarchy and France becomes a republic, जैसा कि आप बैकग्राउंड की इमेज में देख सकते हैं। So, in April 1792, the National Assembly voted for a war against Prussia and Austria. और finally, Marseillaise became the national anthem of France. ये उसका national anthem बना, क्योंकि हम बोलते हैं ना, जब हम रिपब्लिक होते हैं तो सबसे पहले हमारा बोलते हैं ना राष्ट्रभक्ति और वो सारी चीजें बड़ी उफान मारने लगती है। So while men were away fighting in the war, women took care of their families. Large section of the population demanded that a revolution had to be carried further. अब क्या होता है भाई? Since a war was declared, और जो जितने मेल थे वो वॉर्स में बिजी थे, अब यहाँ पे चार्ज संभाला औरतों ने। उन्होंने बोला ठीक है, लेट देम बी बिजी, आगे का रिवॉल्यूशन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
और फिर क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब अगेन क्या होता है, यहाँ पे आपस में ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि मेल को राइट मिला, 25 साल से ऊपर के जो मेल थे सिर्फ वो वोट कर सकते थे, एंड फाइनली women ऑब्वियसली दे वर लुकिंग आफ्टर द फैमिली, सो उनको लगा कि नहीं भाई, हम अगर फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हैं तो हमारे पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए। और फिर सिंस मेजर राइट्स वर गिवन टू द रिचर सेक्शन, तो जो मिडिल क्लास वाली एक जो एक जो जनरे सॉरी एक जो मिडिल क्लास डेवलप हो रही थी, उन्होंने भी डिमांड किया कि भाई हम भी हैं, हमारी भी एग्जिस्टेंस है, तो हमें भी कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। अब उसमें आगे क्या होता है, लेट्स सी। एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड, औरतों में भी विद्रोह की भावना आ रही थी और उनको भी कुछ चेंजेस चाहिए थे सोसाइटी में, उनको भी बेसिकली अपने अधिकार चाहिए थे। So, what happened from the very beginning? Women were very active participants in the events which brought about so many changes in French society. Most of the women of the third estate had to work for a living. Their wages were lower than those of men. They demanded equal pay for equal work. Actually, ये होता है बेस हर लड़ाई का, कि अगर हम सामान्य कार्य सामान्य वेतन वाला हिसाब किताब जो हमारे यहाँ भी चल रहा है कि भाई वही काम अगर एक मेल कर रहा है, वही काम एक फीमेल कर रही है, तो दोनों के वेजेस में डिफरेंसेस क्यों, किस बात के? So, in order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. ये एक छोटी सी इमेज है जो एक्चुअली women's revolution को डिस्क्राइब कर रही है, डिफाइन कर रही है, आई थिंक इन अ बेटर वे। So one of their main demand was that women must enjoy the same political rights as men, कि भाई उनको अधिकार दिया गया है वोट करने का, तो हमें क्यों नहीं दिया गया? हमारे अंदर भी सेम पावर्स हैं, से we even we deserve equality. So some laws were introduced to improve the position of women. Their struggle still continues in several parts of the world, and even in India भी हम सब लड़ रहे हैं भाई अपने अधिकारों के लिए. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote, and finally महिलाओं को भी अधिकार मिला कि जैसे पुरुष, the male people, they are the male person, they are voting, so even the female were given the right, they were endowed with the right to vote. ये बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी। और अब आते हैं फ्रेम में नेपोलियन बोनापार्ट। ये कुछ इस तरह से दिखते थे, जितने भी क्रूर शासक है, आई डोंट नो व्हाई दे लुक सो हैंडसम एंड डैशिंग, ये भी अच्छे ही दिख रहे हैं। So in 1804, Napoleon crowned himself as the Emperor of France. He set out to conquer neighboring countries and disposing dynasties and creating kingdoms where he placed the members of his own family. खुद राजा बन गया और अपने फैमिली मेंबर्स को जगह जगह पे राजा बना के बैठा दिया। फाइनली एक चीज था जिसका क्रेडिट हम इसको दे सकते हैं, he was the one who brought modernization in Europe, एंड फाइनली ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू, जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है इन 1815। और इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बेसिक वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है, एंड फ्रॉम हियर एक्चुअली द पीपल ऑफ फ्रांस दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और फिर यहाँ से एक नया एरा स्टार्ट होता है, जैसा कि जो कि अभी हम देख सकते हैं। सो बेसिकली दिस वाज वी कैन से द कंक्लूजन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। Do hit the bell icon so that you don't miss any of the recent updates. Keep watching, keep learning with Jiffy Learning.